सो राधे राधे साथियों, और ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। अक्टूबर महीने को हम कवर कर रहे हैं। हमारे जो स्टार्टिंग के जो वीक छूट चुके हैं, पहला और दूसरा, तो उसको हम कवर कर रहे हैं, बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं, मतलब दूसरा वीक ये है। यहाँ पे हम कहाँ से कहाँ तक क्लियर करेंगे, तो 15 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे मिलेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कि डीआरडीओ ने चौथी पीढ़ी का वायु रक्षा प्रणाली वशोराद इसका सफल परीक्षण कहाँ पे किया, तो ये किया गया राजस्थान में। वशोराद, ये अगर आपसे पूछेंगे कि क्या है, तो याद रखना ये हमारा एक एयर डिफेंस सिस्टम है। इसको किसने तैयार किया है, डीआरडीओ ने तैयार किया है, और इसी ने इसकी सफल टेस्टिंग अभी राजस्थान में की है, राजस्थान के पोखरण में। ये हमारा कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। और एक और आप पढ़ोगे, एक होता है समर, ये हमारा लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम बात करें, इसराइल का एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे आप जानते हो आयरन डोम के नाम से, ये इसराइल का है। और एक इग्ला एस के बारे में आपने जरूर सुना होगा, इग्ला एस, और मेन पेड्स इसको कहते हैं। ये भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका फुल फॉर्म ही है, देखो, मेन मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये हमने रशिया से लिया है, ये भी एक तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन जो वशोरादे और समर है, ये हमने तैयार किया है। एक अमेरिका का भी एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको थाड़ कहते हैं, थाड़। ठीक है, तो ध्यान रखना ये वशोराद है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं हम, तो ये हर साल 5 अक्टूबर को मनाते हैं, नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में। कब से मनाना शुरू किया, या यूं कहूं कि इस बार 2024 में हम ये कौन सा नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में मना रहे हैं, इसका तीसरा संस्करण है। आप जानते हो जो गंगा डॉल्फिन है, ये हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, राष्ट्रीय जलीय जीव है, जिसे घोषित किया गया था कब, 5 अक्टूबर 2009 को। इसीलिए 5 अक्टूबर को ये दिवस हमने चुना है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है डॉल्फिन का, गंगा डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम होता है प्लेटेनिस्टा गांगेटिका। और अगर आपसे प्रश्न पूछे ना कि भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे मिलेगा, तो फिर आंसर कर देना पटना में मिलेगा। अगर आपसे पूछे ना विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो आंसर कर देना ये बिहार में है। और वैसे उत्तर प्रदेश ने भी गंगा डॉल्फिन को स्टेट एक्वेटिक एनिमल बना दिया था, ये भी ध्यान रखना है। एक बार मैं आपको बताऊं, एग्जाम में प्रश्न आया था, ये कौन से एग्जाम में पूछा गया था, राजस्थान का पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था, वहां पे पूछा गया था कि गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कब बनाया गया था, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं चाइना ओपन 2024 में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है, तो ये जीता है कोको गॉफ ने। कोको गॉफ महिलाओं में बात कर रहे हैं, ये कहाँ की है, अमेरिकी टेनिस प्लेयर है। इन्होंने किनको हराया है, चेक रिपब्लिक की कैरोलिना मुचोवा को हराया है। वहीं अगर हम, ये तो वुमेन्स की बात हो गई, अगर हम मेंस की बात करते हैं, इसमें मेन सिंगल टाइटल ओपन चाइना ओपन में किसने जीता, तो स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने जीता है, इटली के जानिक सिनर को हराया है, ये ध्यान रखना। कहाँ पे हुआ होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसकी कैपिटल बीजिंग चाइना में ये हुआ था। तो वुमेन सिंगल और मेन सिंगल दोनों मैंने आपको बता दिया इसी एक प्रश्न में, ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी अगला प्रश्न ये आपका नोबेल पुरस्कार से है। तो नोबेल पुरस्कार से आगे बढ़ूं मैं उससे पहले बता दूं कि अभी जो 2024 के जो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए गए, उनका मैंने याद करवाने के लिए एक ट्रिकी वीडियो बना दिया है। अगर वो वीडियो आप में से अभी तक किसी ने नहीं देखा तो देख लेना, उससे बेहतर वीडियो पूरे यूट्यूब में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। एक बार वीडियो देखने से सारे नाम आपको याद आ जाएंगे। आपको याद रखने का पर्पज ये, आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, आप गलत नहीं करके आओगे, ये गारंटी आपको वो वीडियो देता है। केवल एक ही बार वीडियो देखना है। फिर भी हम रिवीजन कर रहे हैं तो एक बार मैं प्रश्न ले लेता हूँ। क्या पूछ रहा है प्रश्न, किसे 2024 के लिए मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें तो अच्छा, ये उपयुक्त तो दोनों वाला ऑप्शन लग जाएगा। दो जनों को मिला था, विक्टर एम्ब्रोस और गेरी रूकुन को मिला था, और ये दोनों अमेरिकी मूल के हैं। इन दोनों ने 1993 में माइक्रो आरएनए इसकी खोज की थी, और उसी के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। माइक्रो आरएनए से ये पता चलता है कि शरीर में कोशिकाएं जो सेल्स होती है वो कैसे बनती है और कैसे काम करती है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न, हमारे पड़ोसी देशों की भी हम चर्चा करते हैं। नेपाल के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो ये आंसर हो जाएगा प्रकाश मान सिंह बने हैं। वैसे अभी कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा, नेपाल में नए आर्मी चीफ भी बने थे 45th नंबर के, उनका नाम क्या है, अशोक राज सिंहदेल है। अच्छा, आप मुझे बताओ, हमारे नए 51 नंबर के सीजेआई कौन बन गए हैं, इनका नाम क्या है, नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं पूछ रहा हूँ, बताओ। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत देश भर में कितने जन औषधि केंद्र स्थापित हो चुके हैं, तो इसका तो उत्तर हो जाएगा कितने, 13,822।
और ये डेटा है कब तक का, 30 सितंबर 2024 तक का ये डेटा है। इतनी तारीख तक देश भर में 13,822 जन औषधि केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। जन औषधि केंद्रों में क्या होता है, सस्ती दवाइयां मिलती है। सस्ती मतलब ये नहीं है क्वालिटी कमजोर हो, इनका कहना है क्वालिटी वही रहती है, बस उसमें कंपनी का ब्रांड लेबल नहीं लगा होता, इसलिए रेट कमजोर हो जाती है, मतलब रेट कम हो जाती है। जो कंपनी की सिप्ला वगैरह या जो भी कंपनी की आती है उसमें ब्रांड नेम का पैसा होता है, इसलिए वो महंगी होती है। ये क्वालिटी वही रहती है और सस्ती भी होती है। और यहाँ से एक अच्छा प्रश्न आपका बनता है कि भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र कहाँ पे खुला है, तो याद रखेंगे मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस में खुला है। एक प्रश्न ये भी आपके मन में आ सकता है कि जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना है वो कब शुरू हुई थी, तो जरूर याद रखें आप, नवंबर 2008 में वो शुरू हुई थी। और इसको शुरू करने का उद्देश्य, इसका मकसद क्या था कि किफायती दामों पर अच्छी क्वालिटी की जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये डेटा याद रखना, डेटे वाले प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि 8वीं महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभंकर यानी कि मैस्कॉट लॉन्च कर दिया गया है। नाम क्या है उसका? उसका नाम गुड़िया है। देखो यहाँ पे याद रखना, जो वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात कर रहे हैं 2024 में, पहले तो ये याद रखो उसका कौन सा संस्करण है, 8वां संस्करण है। कहाँ पे होगा? ये भारत में होगा। भारत में भी कहाँ पे? बिहार में होगा। बिहार में भी कहाँ पे? राजगीर में, जो राजगीर हॉकी स्टेडियम है वहां पे होगा। ये इस बार नवंबर में होने वाला है, 11 से लेके 20 नवंबर 2024 तक। और बिहार के जो मुख्यमंत्री है कौन? नीतीश कुमार जी, उन्होंने इसके लिए शुभंकर मैस्कॉट लॉन्च कर दिया है, जो क्या है? गुड़िया है। उसका नाम गुड़िया है। ये रिप्रेजेंट करती है बिहार के राज्य पक्षी गौरैया को। ठीक है, और इन्होंने एक लोगो भी इसके लिए लॉन्च किया है। लोगो में बोधि वृक्ष और हॉकी स्टिक को रखा गया है। और ये पॉइंट जरा मैं आपको बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लगातार ये दूसरी बार है जब भारत इस प्रतियोगिता को होस्ट कर रहा है। पिछले साल 2023 में जब ये हुआ था तो ये झारखंड की कैपिटल रांची में हुआ था, 7वां एडिशन था, उसको भारत ने जीता था। आपको याद हो, भारत ने जीता था और हराया किसको था? रनर अप कौन रहा था? जापान रहा था। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संन्यास से है कि रिटायरमेंट ले लिया है दीपा कर्माकर ने, पूछ रहे इनका संबंध किस खेल से है, तो ये क्या है? ये जिम्नास्ट है। अभी दीपा कर्माकर जिम्नास्ट है, संन्यास की घोषणा कर दी है। पूछे किस राज्य से बिलोंग करती है, वो त्रिपुरा राज्य से बिलोंग करती है। इनको कुछ पुरस्कार मिले, वो मैं आपको बता दूं, क्या पता प्रश्न यहाँ से पूछ ले। इनको 2015 में अर्जुन पुरस्कार मिला था, 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं, 2017 में पद्मश्री मिला था। 2024 में जो ताजिकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है वहां पे जो एशियन चैंपियनशिप हुआ था वहां पे ये गोल्ड भी लेकर के आई थी भारत के लिए। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दीपा कर्माकर की, ध्यान रखना, जिम्नास्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य ने नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए भी संकल्प नाम से एक पहल, एक इनिशिएटिव शुरू किया है। याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश ने। तो इस संकल्प तहत के होगा क्या? इस संकल्प पहल के तहत जो राज्य में नशा मुक्ति केंद्र और पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा एक लाइन में याद रखेंगे। संकल्प पहल को किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने। क्यों शुरू किया है वो मैंने आपको बता दिया, नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए। और कैसे करेंगे उसके लिए? नशा मुक्ति केंद्र वगैरह स्थापित किए जाएंगे राज्य में, याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति किसे चुना गया है, तो आंसर हो जाएगा केस सैयद को चुना गया है। मतलब ये इनका दूसरा कार्यकाल आप कह सकते हो, फिर से इनको राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। मैं आपको ट्यूनीशिया ले चलता हूँ। ट्यूनीशिया मैप में कहाँ पर है? पहले तो देखो ये अफ्रीकी देश है ट्यूनीशिया, यहाँ पर आपको मिलेगा। कैपिटल ट्यूनिस होती है, करेंसी ट्यूनिस दिनार। और प्रधानमंत्री कौन है? अभी जो हमने देखा प्रश्न में वो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा है, वो प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा है, के सैयद। लेकिन प्रधानमंत्री कौन है? कमल मद्दूरी है। ये भी कुछ समय पहले ही नए बने थे, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इसलिए मुझे याद है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे ISSF मतलब होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसका मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी में है, याद रखना। और अभी ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पे रहा, तो इसमें भारत टॉप पे रहा था। देखो ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 की हम बात कर रहे हैं, बता दूं इस बार इसका कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण था। कहाँ पे हुआ था? पेरू के कैपिटल लीमा में हुआ था। मेडल टैली में बात करेंगे, भारत पहले स्थान पे रहा, 13 गोल्ड 3 सिल्वर 8 ब्रोंज जीते थे। दूसरे पे इटली, फिर नॉर्वे रहा था। तो ये आप ध्यान रखना। अच्छा, शूटिंग की बात आई है, तो जब भी शूटिंग की बात आती है एक नाम मैं आपको हमेशा बता रहा हूं। अब वो नाम मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपको बता देता हूँ, हिंट आपको मिल जाएगी। अभी पेरिस ओलंपिक में ये 2 मेडल लेकर के आई थी।
ठीक है। और दूसरी हिंट ये ले लो कि अभी हमारे शिपिंग मंत्रालय का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो इन्हीं को बनाया गया था। अब बताओ उनका नाम क्या है। पहली पूछ ली है तो मैंने आपसे, बूझो तो जानू। बताओ फिर, हम अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं किसे फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दो जनों को मिला, तो आपको पता है, जेफरी हिंटन को और जॉन हॉपफील्ड को मिला था। जेफरी हिंटन ये कनाडा के हैं, और आपको याद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर इन्हीं को कहा जाता है। ये नाम तो आपको रट चुका होगा, कई बार मैंने रिवाइज करवा दिया। और जॉन हॉपफील्ड ये अमेरिकी वैज्ञानिक है। इन दोनों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं विश्व कपास दिवस वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है। तो हर साल 7 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कॉटन डे के रूप में। पहली बार 2019 में मनाया गया था वर्ल्ड कॉटन डे। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य में जल जागर महोत्सव मनाया गया या इसका उद्घाटन किया गया। तो आंसर इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। तो जल जागर महोत्सव आप बता दो कि छत्तीसगढ़ में मनाया गया। अगर उद्देश्य की हम बात कर रहे हैं तो जल और पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। कहाँ पे, याद रखना, छत्तीसगढ़ में। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है बथुकम्मा। बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है। तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न एक बार एग्जाम में भी आ चुका है। तो बथुकम्मा, इसे फूलों का त्योहार के नाम से भी जानते हैं, इसे भी याद रखना। तो कहाँ का है ये, तेलंगाना का है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी मध्य प्रदेश सरकार ने किसे किशोर कुमार सम्मान राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की थी। तो आंसर होगा राजकुमार हिरानी को। और आप सभी जानते हो राजकुमार हिरानी ये एक फेमस डायरेक्टर है, और इनको मिला राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2023 के लिए। किसने दिया, मध्य प्रदेश सरकार ने दिया। इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं किस राज्य ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है। तो आंसर होगा असम। असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा है, और इन्होंने ही यहाँ पे निजुत मोइना स्कीम को शुरू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो वुमेन्स एजुकेशन को बढ़ावा देना और बाल विवाह को रोकना। मुख्य उद्देश्य अगर देखोगे तो यही है, बाल विवाह को रोकना। और उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये स्कॉलरशिप दे रहे हैं, या यूं कहूं कि छात्राओं को वित्तीय सहायता दे रहे हैं। इन्होंने कहा, वो भी मैं आपको बता दूं एक बार, कि 11 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जो छात्राएं होंगी उनको हर महीने हम पैसा देंगे। किस किस तरह से देंगे, अगर 11वीं और 12वीं की कोई छात्रा है तो हर महीने उसे 1000 रुपए दिए जाएंगे। अगर डिग्री के लिए पढ़ने वाली कोई छात्रा है तो उसे हर महीने 1250 रुपए मिलेंगे। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कोई छात्रा कर रही है तो उसे हर महीने 2500 रुपए मिलेंगे। तो इस तरह से वो पढ़ाई भी कंटिन्यू रख पाएगी और पैसा मिलता रहेगा, तो उनके माँ बाप जो उनकी बाल विवाह करवा देते हैं वो भी नहीं करेंगे कि चलो पैसा तो आ रहा है। तो इससे ये बाल विवाह पे रोक लगाना चाह रहे हैं। तो सिंपल से हम तो याद रखेंगे, निजुत मोहिरा योजना कहाँ की, असम की है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं किस मंत्रालय ने हमसफर नीति को शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने, जिसके मंत्री कौन है आप सभी जानते हो, नितिन गडकरी जी। और अभी इन्होंने नई दिल्ली में ये हमसफर पॉलिसी को शुरू किया है। इस पॉलिसी को, हमसफर पॉलिसी को शुरू करने के उद्देश्य की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर यात्रा सुविधा को बढ़ाना, मतलब सड़क किनारे सुविधाओं का विकास करना। मतलब जैसे हाईवे पे आप जा रहे हो और आपको भूख लगी है तो आसपास से आपको भोजनालय मिल जाए, फ्यूल स्टेशन, पेट्रोल खत्म हो गया वो मिल जाए, ट्रॉमा सेंटर जैसी जो भी सुविधाएं आपको चाहिए वो सब मिल जाए। और जैसे कि आप जैसे हाईवे पे चल रहे हो, अब आपको देखना है कि यार आप यहाँ पर हो, फ्यूल स्टेशन यहाँ पे कहीं है, एक फ्यूल स्टेशन यहाँ पे कहीं है, आप देखना चाहते हो कहाँ पर है, कौन कितना नजदीक है। तो इसके लिए इन्होंने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया जिसमें आपको पता लग जाएगा आपके आसपास की सुविधाएं कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है। तो हमसफर नीति याद रखेंगे किस मंत्रालय ने, सड़क व परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने शुरू किया, जिसके मंत्री नितिन गडकरी है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं दक्षिण पूर्व एशिया के लिए 77वीं WHO क्षेत्रीय समिति की बैठक ये कहाँ पे हुई। तो याद रखेंगे आप, भारत में हुई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि भारत ने इसको होस्ट किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 77 नंबर की रीजनल कमिटी मीटिंग या सेशन आप कह दो। और ये जो क्षेत्रीय समिति की बैठक है ये किसके लिए हुई है, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए हुई है। कहाँ पे हुई, भारत में भी कहाँ पे, नई दिल्ली में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता की थी हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं JP नड्डा ने। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने कहां पर अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात। हम बोल रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसे आप हिंदी में बोलोगे भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, जिसकी स्थापना हुई थी 1963 में। ये वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसी ने अपना पहला विदेशी परिसर
ये यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में स्थापित किया है। स्थापित करने का उद्देश्य क्यों किया ऐसा? तो भारत में निवेश करने के जो भी इच्छुक यूनाइटेड अरब अमीरात के निवेशक हैं उनके लिए एक संपर्क केंद्र के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो ये पहला है इस तरह का, तो इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने प्रश्न लिया, याद रखेंगे दुबई में। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे विश्व डाक दिवस वर्ल्ड पोस्टल डे कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी 9 अक्टूबर 1874 में, और इसका हेडक्वार्टर जरूर याद रख लेना, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर पूछेंगे, बर्न स्विट्जरलैंड में है। और इसकी थीम भी है संचार को सक्षम बनाने और राष्ट्रों में लोगों को सशक्त बनाने के 150 वर्ष। 150 वर्ष आप कह रहे हैं, अभी क्या चल रहा है? 2024 चल रहा है। यहाँ से आप देखोगे तो टोटल 150 ईयर इसे पूरे हो चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड ये थीम डिसाइड की है इन्होंने। ठीक है, वर्ल्ड पोस्टल डे 9 अक्टूबर। अगला देखते हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ नेशनल पोस्टल डे, भारत में जो हम राष्ट्रीय डाक दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं? आप मुझे बताओ फटाफट, कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा इसका उत्तर क्या होगा। अभी अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि किसे केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 3 जनों को मिला था, डेविड बेकर, जॉन जंपर और डेमिस हसाबिस को। ट्रिक से मैंने आपको सब कुछ याद करा ही दिया है, फिर भी रीड करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। ये शीट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एक नाम मैं आपको याद करवा दूं, एक दो नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे कि पहली महिला कौन थी जिन्हें केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो उनका नाम मैरी क्यूरी है। और इनका नाम एक और कारण से इंपॉर्टेंट है कि ये एकमात्र ऐसी महिला है जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। एक तो फिजिक्स के क्षेत्र में भी मिला था 1903 में, और एक केमिस्ट्री में 1911 में मिला था। तो इनका नाम जरूर याद रखना, एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। और नोबेल पुरस्कार सबसे उम्रदराज व्यक्ति जो जॉन बी गुडरेफ थे, उनको केमिस्ट्री का ही नोबेल पुरस्कार मिला था 2019 में। 97 उनकी उम्र थी तब। अब तो खैर इनका निधन हो गया, तो ये जरूर ध्यान रखना। और एक भारतीय मूल के व्यक्ति भी थे, वेंकटरमन रामकृष्णन, उनको भी केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है 2009 में। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो आंसर हो जाएगा इसका जॉ रूट। तो इंग्लिश बल्लेबाज है जॉ रूट। अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन पूरे करने वाले दुनिया के ये पहले बल्लेबाज बन गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने शतक लगाकर, जो टेस्ट मैच खेला था उसमें शतक लगाकर ये अचीवमेंट इन्होंने हासिल किया है। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं कि टेस्ट मैचेस में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। उनके नाम 15,921 रन है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेस्ट मैच की बात नहीं कर रहे, हम क्या कह रहे हैं? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। ठीक है, तो अंतर थोड़ा सा ध्यान में रखना, कंफ्यूज मत होना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 2024 में जो वर्ल्ड पिक बॉल चैंपियनशिप सीरीज है उसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भारत इसको होस्ट कर रहा है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पहली बार भारत इसे होस्ट कर रहा है तो ये डबल इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड पिक बॉल चैंपियनशिप सीरीज 2024 याद रखेंगे। और भारत में भी कहाँ पे अगर पूछेंगे तो मुंबई में ये होगा। कब होगा? ये इस बार नवंबर में होगा, 12 से लेके 17 नवंबर 2024 तक। पिक बॉल किस तरह का गेम है? ये एक पैडल गेम है जिसमें टेनिस, बैडमिंटन और पिंग पोंग के तत्वों का मिश्रण है, मतलब तीनों गेम्स का मिश्रण बन के ये पिकल बॉल कहा जाता है। ठीक है, तो हमें तो याद रखना है, आप ध्यान रखना। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में जो ट्रेकोमा है उसको हमने समाप्त कर दिया है। इसका संबंध किससे है? किसको प्रभावित करता है ट्रेकोमा? तो ये आंखों को प्रभावित करता है। तो अभी WHO ने कहा कि भारत ने ट्रेकोमा को समाप्त कर दिया। ट्रेकोमा याद रखना, ये जीवाणु संक्रमण रोग है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज है जो आंखों को इफेक्ट करती है। और कौन सा जीवाणु, कौन सा बैक्टीरिया? तो क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस इसका नाम है, ये भी जरूर ध्यान रखना। और भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश बन गया है जिसने ट्रेकोमा को समाप्त कर दिया है। अच्छा, एक प्रश्न मैंने आपको वैसे बताया है, किसी भी देश में अगर कोई भी रोग को समाप्त किया जाता है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है? सबसे प्रमुख जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि उस देश में उस रोग का एक भी केस नहीं आना चाहिए 3 सालों तक। अगर ऐसा होता है तो फिर उसे रोग मुक्त कर दिया जाता है, उस रोग से मुक्त कर दिया जाता है जहां पे उस रोग का एक भी केस नहीं आया 3 सालों तक। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग दूरबीन का अभी सफलतापूर्वक निर्माण कहाँ पे किया गया? तो उत्तर इसका हो जाएगा इंडिया में किया गया। और इंडिया में भी पूछोगे कहाँ पे किया गया, तो लद्दाख में।
एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन स्थापित की गई है लद्दाख में। इसका नाम दिया गया मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट में बोलोगे तो मेस। ये लद्दाख के हानले वेधशाला में रखी गई है, जो कि समुद्र तल से 4300 मीटर की ऊंचाई पर है। इसका निर्माण किया बार्क और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मिलकर के। और आप कह सकते हो कि अपनी तरह की सबसे ऊंची दूरबीन है, जो वैश्विक स्तर पर भारत को कॉस्मिक रे रिसर्च के क्षेत्र में अग्रणी बनाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये नाम भी ध्यान रख लो, अजीत कुमार मोहंती का, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, अभी अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो याद रखना ये एक तरह का संगीत समारोह था। इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2024 में ये इसका 50वां संस्करण था। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के मेहर में। मुख्य रूप से इसमें दो तरह की प्रदर्शनियां लगाई गई थी, एक का नाम देवी था, एक का नाम टंटू था। देवी नाम की प्रदर्शनी में आप देखोगे तो 108 देवी देवताओं की यहाँ पे चित्रों की प्रदर्शनी लगी थी, और टंटू में जो वाद्य यंत्र है, तार वाद्य यंत्र है, उनकी प्रदर्शनी लगाई गई थी। क्या है नाम? याद रखना, उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव 2024 कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, निधन वाला प्रश्न है, आप सबको पता है रतन टाटा जी का निधन हो गया। प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं? पद्म विभूषण से इन्हें कब सम्मानित किया गया था? तो उत्तर का आंसर, इसका उत्तर हो जाएगा 2008 में। और भी कौन कौन से पुरस्कार इनको मिले, ये सारे पॉइंट मैं आपको एक ही शीट में बता देता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये। रतन टाटा जी का भी 86 ईयर की उम्र में निधन हो गया। पारसी धर्म से ये संबंधित थे, टाटा सन्स के चेयरमैन थे ये। और पद्म विभूषण हमने देखा 2008 में मिला था, पद्म विभूषण सन 2000 में। महाराष्ट्र सरकार ने भी पिछले साल उद्योग रत्न सम्मान दिया था इनको। और असम का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव इनको मिल चुका है 2021 में। अभी 2024 में हमने पढ़ा था पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड इनके परोपकारी कार्यों के लिए इनको दिया गया था। अभी 2024 में ही हमने पढ़ा था कि 2021 का भी 21 मानवतावादी पुरस्कार भी इनको दिया गया था। ये कुछ और अवार्ड्स इनको मिले थे। इसमें लेटेस्ट वाला मैं आपको बता दूं, जो पिछले साल 2023 में मिला था, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने दिया था। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का मानद अधिकारी पुरस्कार इनको मिला था, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने दिया था। बाकी भी आप रीड कर सकते हैं। तो रतन टाटा जी से ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे आप 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर साल 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या है? इट्स टाइम टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ इन द वर्क प्लेस। अच्छा, 10 अक्टूबर को दो और दिवस हम मनाते हैं। एक तो मैंने आपको बताया नेशनल पोस्टल डे, मैंने आपसे पूछा भी था। और उसकी क्या थीम है? कनेक्टिंग इंडिया, द रोल ऑफ पोस्टल सर्विसेज एंड नेशनल बिल्डिंग। और इस बार 10 अक्टूबर को हमने वर्ल्ड साइट डे के रूप में भी मनाया, जो कि अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को होता है। तो इस बार ये पड़ा 10 अक्टूबर को। थीम है चिल्ड्रन लव योर आईज। तो 10 अक्टूबर को इस बार 3 दिवस थे, तीनों मैंने आपको एक साथ बता दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि एक टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है, उन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट के नाम से जाना जाता है, उनका नाम आपसे पूछ रहे हैं। इसी तरह के एग्जाम में प्रश्न बन के आते हैं, एक ही प्रश्न में 2-3 तरह की नॉलेज आपसे चेक कर ली जाती है। तो इसका तो उत्तर क्या हो जाएगा? राफेल नडाल हो जाएगा। थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको और दे दूं, ये याद रख लेना किस देश के हैं। तो स्पेन के ये टेनिस प्लेयर है, नाम है राफेल नडाल। संन्यास ले लिया, राफा के नाम से भी ये बड़े फेमस हैं। और इन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है। किंग ऑफ क्ले कोर्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन ओपन होता है, यूएस ओपन, इसमें जो आपको पता है कौन कौन सा ग्रैंड स्लैम किस किस कोर्ट पे होता है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि ये हार्ड कोर्ट पे होता है, ये भी हार्ड कोर्ट पे होता है, ये क्ले कोर्ट पे होता है, ये ग्रास कोर्ट पे होता है। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा जो इन्होंने ग्रैंड स्लैम है वो यही वाले जीते हैं। यहाँ लिखी भी रखे मैंने, देखो टोटल तो 22 ग्रैंड स्लैम अपने जीवन काल में ये जीत चुके हैं, जिसमें फ्रेंच ओपन 14 बार, यूएस 4 बार, विंबलडन 2 बार और ऑस्ट्रेलियन 2 बार। तो फ्रेंच ओपन यानी कि जो क्ले कोर्ट पे होता है वो सबसे ज्यादा बार जीते हैं, इसीलिए इनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो राफेल नडाल याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि कौन सा राज्य 38वें 38 नंबर के नेशनल गेम्स राष्ट्र खेलों की मेजबानी करेगा? कहां पर होंगे? आप सभी को बताइए, उत्तराखंड में होंगे। पहले ये इसी साल नवंबर में होने वाले थे, लेकिन अभी टाइम बढ़ा दिया इसका, मतलब एक्सटेंड कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, या कुछ भी आप समझो। अब ये जनवरी फरवरी 2025 में होंगे। 38वें नेशनल गेम्स कहाँ पर? उत्तराखंड में होंगे, अगले साल जनवरी फरवरी में होंगे। और इसी दौरान आप देखोगे नेशनल विंटर गेम्स, इसका आयोजन भी उत्तराखंड में किया जाएगा। और ये पहली बार होगा जब ये नेशनल विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाहर आयोजित होंगे। और कहाँ पे होंगे? उत्तराखंड में होंगे। ये आपको याद रखना है। पिछले वाले जो नेशनल गेम्स हैं वो 37 नंबर के हुए थे, वो गोवा में हुए थे, आपको याद है। इसमें मैस्कॉट मोगा था और टॉप
महाराष्ट्र ने किया था। तो इतना आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं किसे 2024 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो आंसर होगा हांगकांग को चुना गया है। और ये कहाँ से है? ये साउथ कोरिया से बिलोंग करती है। साउथ कोरिया की हांगकांग को इस बार का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, ये ध्यान रखना है। अच्छा, वैसे ये जो नाम आपने कई बार सुना होगा, पहले जो भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। 1913 में इन्हें मिला था, साहित्य का ही मिला था उनकी कृति गीतांजलि के लिए। ठीक है, तो इन्हें भी लिटरेचर का मिला था। और अभी लिटरेचर की हमने बात की, हांगकांग को मिला। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि वुमेन्स T20 क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली सबसे यंग प्लेयर, सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गई है। तो उत्तर हो जाएगा शेफाली वर्मा। और ये उपलब्धि इन्होंने हासिल की थी अभी जो T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो खेले गए थे, कहाँ पे? यूनाइटेड अरब अमीरात में। और उसमें भी किसके खिलाफ? श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। और किस उम्र में? तो 20 साल और 255 दिनों की उम्र में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। इनसे पहले ये रिकॉर्ड आयरलैंड की गैबी लुइस के नाम था, जिन्होंने 23 साल 35 दिनों की उम्र में T20 इंटरनेशनल में 2000 रन पूरे किए थे। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लूं क्या? वैसे पूछने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि आप सबको इसका उत्तर पता है। चलो फिर भी मेरा मन रखने के लिए बता दूं, T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो अभी यूएई में हुए, जो पहले बांग्लादेश में होने वाले थे, तो किसने इसको जीता है, उपविजेता कौन रहा है? और मेंस वाला भी चलो साथ के साथ बता ही देना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीकी नौसेनाओं के बीच में एक समुद्री अभ्यास हुआ जिसका नाम इप्सा मार है। पूछ रहे कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ था साउथ अफ्रीका में ही। तो एक्सरसाइज का नाम इप्सा मार है। आई मतलब इंडिया, बी मतलब ब्राजील, ऐसे मतलब साउथ अफ्रीका, मैरीटाइम, एम मतलब मैरीटाइम, मतलब ये एक तरह का नौसेना अभ्यास है। और 8वां संस्करण था इस बार ये साउथ अफ्रीका के साइमन टाउन में हुआ। भारत की तरफ से आईएनएस तलवार ने इसमें हिस्सा लिया था, इतना हमें याद रखना है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति कौन थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। नाम पूछ रहे हैं उनका। नाम होगा पी वेणुगोपाल। नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत में पहला हार्ट ट्रांसप्लांट इन्होंने किया था। पी वेणुगोपाल इनका नाम था। अभी 82 ईयर की उम्र में इनका निधन हो गया। और एक और प्रश्न बन सकता है चिकित्सा के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए 1998 में भारत का जो पद्म भूषण है, जिसे भारत का तीसरा सर्वोच्च सम्मान कहते हैं, वो भी इनको मिला था 1998 में। देखो, भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो भारत रत्न होता है, फिर दूसरा सर्वोच्च सम्मान वो पद्म विभूषण होता है, फिर होता है पद्म भूषण और फिर होता है पद्मश्री, चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ये इनका सीक्वेंस होता है, ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न बुक से है। बुक का नाम वॉर है और इसके लेखक कौन है? बुक अभी लॉन्च हुई है, तो आंसर होगा बॉब वुडवर्थ। और ये जो बुक है इनकी, ये डोनाल्ड ट्रंप पर केंद्रित है, इसलिए ये बुक अभी चर्चा में थी, तो याद रखेंगे बॉब वुडवर्थ ने इसको लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि किसे 2024 के लिए नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा इसका निहोन हिंदाक्यू। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ का? ये जापान का ऑर्गेनाइजेशन है निहोन हिंदाक्यू, और इसी को इस साल शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, ये पॉइंट ध्यान रखना, शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है ये कहाँ पे दिया जाता है? नॉर्वे के ऑस्लो में, बाकी सारे स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। और दिए कब जाएंगे इनको? अभी तो घोषणा कर दी गई है, इनको दिए कब जाएंगे? जब जो अल्फ्रेड नोबेल है उन्हीं की याद में ये दिए जाते हैं, तो उनकी जो पुण्यतिथि होती है 10 दिसंबर को, तब ये सारे पुरस्कार इनको दे दिए जाएंगे, जिन्हें फादर ऑफ डायनामाइट भी कहा जाता है, अल्फ्रेड नोबेल। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी किसे 2024 के लिए नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा निहोन हिंदाक्यू को। और निहोन हिंदाक्यू ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ का? जापान का ऑर्गेनाइजेशन है निहोन हिंदाक्यू, इसी को इस साल शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना, शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है वो नॉर्वे के ऑस्लो में दिया जाता है, बाकी सारे स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। अभी घोषणा की जा रही है। और दिए कब जाएंगे? जो फादर ऑफ डायनामाइट कहे जाते थे, कौन? अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं के याद में दिए जाते हैं। और उनकी जो पुण्यतिथि होती है 10 दिसंबर को, तब ये इनको सौंप दिए जाएंगे। अभी तो घोषणा की जा रही है, ठीक है, ध्यान रखना। ये अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो भारत इसमें 105वें स्थान पर है। हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की, और इस बार इसका 19वां संस्करण था। कौन जारी करता है इसे? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर जो
हिल्फे नाम का यूरोपियन एनजीओ है वो इसको जारी करता है। टोटल 127 देशों में से भारत 105वें स्थान पर रहा। भारत का स्कोर था 27.3 और इस तरह से भारत को गंभीर श्रेणी में रखा गया है, जहां पर भुखमरी एक गंभीर समस्या है। और रिपोर्ट के मुताबिक भारत को बाल कुपोषण पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। बाकी हमारे जो पड़ोसी देश है उनकी भी रैंकिंग मैंने यहाँ लिख दी है। और टॉप पर कोई एक देश नहीं है। अगर आप पूछो कि टॉप पे कौन सा देश है, तो कोई एक नहीं है, टोटल 22 देश टॉप पर रखे गए हैं। चाइना, यूएई, कुवैत समेत 22 देश हैं। तो आप तो भारत के रैंक याद रखेंगे, भारत 105वें स्थान पर है। एक डे आपसे अगर मैं पूछूं, एक होता है वर्ल्ड हंगर डे। ये कब होता है याद रखना, इसको 28 मई को मनाते हैं। ठीक है, तो ये इंडेक्स और ये डे दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। एक ये प्रश्न में देख लो कि सदी का सबसे खतरनाक तूफान अभी आया था जिसका नाम मिल्टन रखा था, किस देश से टकराया था? तो ये अमेरिका से टकराया था। क्या नाम है तूफान का? मिल्टन इसका नाम है, अमेरिका से टकराया था, इतना ध्यान रखो। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो हर साल 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाते हैं। पहली बार इसको 2012 में मनाया गया था। थीम क्या है? भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण, गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। अच्छा, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब होता है? तो वो 24 जनवरी को होता है। और भारत की पहली बालिका पंचायत ये कहाँ पे शुरू हुई थी? गुजरात के कच्छ में शुरू हुई थी। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, दुनिया की 8000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं, बच्चे कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा नीमा रिंजी शेरपा। तो इनकी जो उम्र है ना, मात्र 18 साल है। 18 वर्षीय नेपाली पर्वतारोही है ये नीमा रिंजी शेरपा। और अभी ये दुनिया की 8000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। इतिहास रच दिया इन्होंने, तो नाम ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, वैसे ये ज्योति रात्रे का नाम आपको याद होगा, हमने पढ़ा था अभी। माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने वाली, चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्र दराज ये महिला बनी थी। ज्योति रात्रे इनका नाम है। ठीक है, इनका नाम तो याद होगा इसे आपको। अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगला प्रश्न सम्मेलन से है। माइंडफुल इंडिया शिखर सम्मेलन का भी ये तीसरा संस्करण हुआ। कहाँ पे हुआ? तो आंसर हो जाएगा इसका मुंबई में। तो याद रखेंगे, माइंडफुल इंडिया समिट हुआ, तीसरा संस्करण था, मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। और इसकी थीम क्या थी? व्यवधान के युग में आगे बढ़ना। ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ये किस यूनियन टेरिटरी के नए मुख्यमंत्री बन गए? आप सबको पता है, जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ये पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उमर अब्दुल्ला इनका नाम है। अच्छा, वैसे आप मुझे बताओ, अभी दिल्ली की जो तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी थी उनका नाम क्या है? ये बताओ। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी, वैश्विक जीएनआई रैंकिंग 2024 के अनुसार सकल राष्ट्रीय आय में जो टॉप देश है वो कौन सा है? तो आंसर इसका हो जाएगा बरमूडा। देखो, ये जो हम बात कर रहे हैं ग्लोबल जीएनआई रैंकिंग 2024 की, पहले तो ये बता दूं इसको जारी किसने किया है। वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीएनआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस नेशनल इनकम इसका फुल फॉर्म होता है। जिस तरह से जीडीपी के बारे में आपने सुना है, जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इससे आप क्या समझते हो? किसी देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, ये जीडीपी कहलाता है। जीएनआई से आप क्या समझते हो? किसी देश के निवासियों के द्वारा अर्जित कुल आय, कुल इनकम, चाहे फिर वो व्यक्ति, चाहे वो निवासी देश में हो या विदेश में हो। तो ये जीएनआई को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। देखो, जैसे मैंने आपको बताया, बरमूडा यहाँ पे टॉप पर है। और ये किस हिसाब से टॉप पर है? ये जीएनआई पर कैपिटा। और ये जीएनआई पर कैपिटा कैसे निकलता है? उस देश की ग्रॉस नेशनल इनकम डिवाइड कर दो उस देश की पॉपुलेशन से, तो ये आ जाएगा कितना? 125,210, यानी कि 1,25,210 जीएनआई पर कैपिटा। तो इस तरह से ये इस लिस्ट में टॉप पर है। अगर भारत की बात करोगे कि भारत का ये जो जीएनआई पर कैपिटा है वो कितना है, ये इसी साइड से मैं ये आपके लिए लिस्ट लेकर के आया हूँ। तो ये इतना है, 2390, 2390। और भारत की रैंक ये यहाँ पर 150वीं रैंक है। टॉप पे बरमूडा है, भारत 150वें नंबर पर है। ये याद रखना। कौन सी रैंकिंग है, किस रैंकिंग की हम बात कर रहे हैं? ग्लोबल जीएनआई रैंकिंग। किसने जारी किया? वर्ल्ड बैंक ने। तो चारों डेटा मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं विश्व पक्षी प्रवासी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाता है। तो ये देखो ये साल में 2 बार होता है, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को होता है। तो इस बार एक तो 11 मई को मनाया था और एक 12 अक्टूबर को मना रहे हैं, तो इसमें सही उत्तर 12 अक्टूबर हो जाएगा। थीम भी याद रखेंगे, प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स प्रोटेक्ट बर्ड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी केंद्र सरकार ने किस राज्य के कैमूर को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी है। तो ये बनेगा बिहार में। आपको पता है बिहार में अभी एकमात्र नेशनल पार्क है और वही टाइगर रिजर्व भी है। मैं बात कर रहा हूँ कौन सा, वाल्मीकि। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बोल दूं, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, बिहार में पश्चिम चंपारण में मिलेगा। और यहाँ पे जो अभी वर्तमान में टोटल टाइगर है वो कितने 54 है, लेकिन जो मैक्सिमम टाइगर रहने की कैपेसिटी है यहाँ पे 45, मतलब इतने आराम से रह सकते हैं। ज्यादा होंगे तो फिर लड़ाई वड़ाई होगी, मर मुरा जाएंगे। तो ज्यादा हो गए, तो इसीलिए अभी केंद्र सरकार ने यहाँ पे दूसरे टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी है। वो कौन सा होगा, ये जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसी को टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, स्टेट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाना बाकी है। जैसे वो जारी कर देंगे ये एक नवीनतम हमारा टाइगर रिजर्व बन जाएगा। तो याद रखेंगे, सिंपल अभी तो प्रश्न यही है, कैमूर ये किस राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनने वाला है, तो बिहार का, इसे मंजूरी मिल चुकी है। वैसे अभी मैं आपको एक बार बता दूं लिस्ट, टोटल भारत में अभी आपको 55 टाइगर रिजर्व मिलेंगे। जो सबसे नवीनतम ये है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो आपको मिलेगा राजस्थान में। पहला हमारा टाइगर रिजर्व ये कौन सा था, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व था, जो आपको मिलेगा उत्तराखंड में। वर्ल्ड टाइगर डे आप जानते ही हो 29 जुलाई को होता है। प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश साकला है। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामोदय योजना को अभी किसने शुरू किया है। सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा ने शुरू किया है। तो उड़ीसा सरकार ने जो नक्सल प्रभावित गांव है उनके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये ग्रामोदय योजना शुरू की है। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी योजना है, ग्रामोदय योजना, किसने, उड़ीसा ने। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर होगा नोएल टाटा। इनको अभी रतन टाटा जी के ये सौतेले भाई है। अभी रतन टाटा जी का निधन हो गया तो उनके बाद इनको टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन बनाया गया है। तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न भी अपॉइंटमेंट से है कि आईआरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसके सीएमडी कौन बन गए हैं। तो ये बन गए हैं मनोज कुमार दुबे। फिर अगला प्रश्न क्या है कि अभी किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन में देखोगे तो अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ये हमारी नवीनतम महारत्न कंपनी बन गई है। कौन से नंबर की बन गई है, 14 नंबर की बन गई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की स्टैटिक देखें, स्थापना हुई थी 1940 में। बेंगलुरु में आपको मुख्यालय मिलेगा। डीके सुनील यहाँ के सीएमडी है। तो ये 14वें नंबर की महारत्न कंपनी बनी है। सारी की लिस्ट मैंने यहाँ पे लगा दी। इससे पहले 13वें नंबर की थी ऑयल इंडिया लिमिटेड, अभी 14वें नंबर की बन गई है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है अभी 44वां और 45वां आसियान समिट ये कहाँ पे हुआ। तो आंसर हो जाएगा लाओस में हुआ है। लाओस की जो कैपिटल है वियंटान है, वहां पे इसका आयोजन किया। आपको बताइए, हम पढ़ चुके हैं। आसियान समिट को होस्ट कर रहा है इस बार लाओस। थीम क्या है, आसियान एनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। आसियान के भी स्टैटिक आप देख सकते हो। फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में। हेडक्वार्टर आपको जकार्ता इंडोनेशिया में मिलेगा और 11वां नंबर का नवीनतम सदस्य देश ईस्ट तिमोर या तिमोर लेस्टे आप बोल दो। लाओस भी एक बार मैं आपको दिखा दूं मैप में, ये रहा भारत और यहीं पे आपको मिल जाएगा लाओस, जिसकी कैपिटल वियंटान होती है। करेंसी है लाउटेन किप। तो ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेपोत ये कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा आईएनएस निर्देशक। तो भारतीय नौसेना में ये दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेपोत है, जिसका वजन की बात करोगे तो 3400 टन इसका वजन है। और नाम इसका आईएनएस निर्देशक है। इसका निर्माण किया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड कोलकाता ने। अच्छा, ये अगर दूसरा है तो आपके मन में आएगा पहला वाला कौन सा था। पहला वाला आईएनएस संध्याक था। इसे इस साल स्टार्टिंग में फरवरी में ही नौसेना में शामिल किया गया था। इस तरह के टोटल 4 हैं, 2 तो शामिल हो चुके हैं और बाकी जो तीसरा होगा आईएनएस इक्षक होगा और चौथा वाला आईएनएस संशोधक होगा। ये अगले साल तक नौसेना में शामिल किए जाएंगे। वैसे आप जानते हो हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है, अमरप्रीत सिंह है। और आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी हैं। तो नौसेना प्रमुख कौन है, नेवल चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। तीनों ये नए अपॉइंटमेंट है, ध्यान में रखना हमारी तीनों सेनाओं के प्रमुखों के नाम। अगला देखते हैं।
फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी लद्दाख के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, तो आंसर होगा पश्मीना ऊन को मिला है। एक्चुअली में लद्दाख में एक चांग था, अभी जो 5 नए जिले बने थे ना उसमें ये भी है चांगथाम जिला, और यहाँ पे एक चांगथांग नाम की एक बकरी पाई जाती है और उसी की जो ऊन होती है उसे पश्मीना ऊन कहा जाता है और उसी को भी जीआई टैग मिल गया है। अभी तक जीआई टैग के इतने प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है, आप देख सकते हैं। पश्मीना ऊन हो गया, सिबक थॉर्न रक्त से खुबानी एक तरह के फ्रूट है, और लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी को भी जीआई टैग दिया गया था। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारतीय सेना में शामिल हो गई है आसमी। आसमी ये है क्या? ये एक तरह की सब मशीन गन है, याद रखना, ठीक है। तो भारतीय सेना में ये शामिल होने वाली पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हथियार है। एक तरह का ये सब मशीन गन है, इसका निर्माण किया हैदराबाद की लोकेश मशीन लिमिटेड ने इसका निर्माण किया। अस्मी का अर्थ होता है गर्व। इसका वजन की बात करोगे तो लगभग 2.5 किलोग्राम इसका वजन है, और ये गन 1 मिनट में 800 राउंड फायर कर सकती है। तो अस्मी क्या है ये आपसे पूछेंगे, सब मशीन गन है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम भी है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर रेजिलिएंट फ्यूचर, एक लचीले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। तो गाइज ये थी आज की आपकी ये वीकली करंट अफेयर्स वाली क्लास। अक्टूबर महीने का दूसरा वीक हम समाप्त कर चुके हैं, 15 से लेके 21 अक्टूबर। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 13 अक्टूबर को। थीम भी है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर रेजिलिएंट फ्यूचर, एक लचीले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। तो गाइस ये थी आज की आपकी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। कौन सा महीना हमने कवर किया? अक्टूबर, और इसमें भी दूसरा वीक हमने कवर किया। जो हमारा बैकलॉग चल रहा था, छूट रहा था पार्ट, दूसरा वीक हमने कवर कर लिया। इसमें 8 से लेके 14 अक्टूबर तक के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गए। तीसरा वीक मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, और अभी हमारा बैकलॉग में जो फर्स्ट वीक है 1 से लेके 7 अक्टूबर वो बाकी है, और चौथा वीक ये जैसे ही खत्म होगा ये आ ही जाएगा। अब चौथे वीक में हमेशा हमारा जो वीक होता है वो बड़ा होता है, आपको पता है, क्योंकि देखो थर्ड वीक में आप देखोगे 21 तारीख तक के तो सारे प्रश्न आ जाते हैं। चौथे वीक में मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ, ऐसा नहीं है 21 से लेकर 28 तक लूंगा, चाहे वो महीना 30 का हो चाहे वो 31 तक का हो, वो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न चाहे वो 8 दिन के हो चाहे 10 दिन के हो, वो सारे मैं चौथे वीक में ले लेता हूँ। अब ये 31 वाला महीना है, 31 अक्टूबर का है, तो वो जब पूरे दिन हमारे हो जाएंगे उसके बाद में ये वीकली लेकर के आऊंगा, फोर्थ वीक, जिसमें पूरा महीना हम कवर कर लेंगे। जब तक ये फर्स्ट वीक जो हमारा पेंडिंग है वो भी मैं आपको करा दूंगा, ताकि हम बराबर आ जाएंगे। और जो लास्ट मंथ का सुपर फास्ट रिवीजन बाकी था, मैं कोशिश करूंगा उससे पहले ये भी हो जाए, ताकि जैसे ही महीना खत्म हो ये चौथा वीक भी मैं लेकर के आ जाऊँ और इस महीने का सुपर फास्ट रिवीजन भी लेकर के आ जाऊँ, तो एकदम बराबर हम आ जाएंगे। तो प्लीज सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। आपको पता है हम लेट क्यों हो गए थे, मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी कोई भी चीज ना छूटे। चाहे कम वीडियोस में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, एक तो फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ, कभी भी किसी चीज का पैसा चार्ज नहीं करता हूँ, और कम, वो कहते हैं ना कम खाओ अच्छा खाओ, मैं कम वीडियो देता हूँ लेकिन मेरी कोशिश रहती है जो भी दे रहा हूँ आपको बेस्ट दूँ, बेस्ट इन क्लास। तो लाइक जरूर कीजिएगा, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। सपोर्ट करने के लिए आप वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।